एवरीवन, वेलकम टू आर्कियोलॉजी। आज का लेक्चर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो आज हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आप देख लेना, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि ऑलरेडी उसमें कवर कराए जा चुके हैं, तो वो इस वीडियो में नहीं होने वाले। तो मैं आपको एक 5 मिनट का क्विक रिविजन दे देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, इट्स अ बुक। और उसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले प्रियम्बल है एंड देन हमने देखा कि पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा है कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। पार्ट 2 हमने पढ़ा है, आर्टिकल क्या है, पार्ट 2 हमें बताता है सिटीजनशिप के बारे में। और यहाँ पर हमने आर्टिकल देखा है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। और फिर हमने देखा है पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हमको बताता है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। एंड देन हमने पढ़ा था आर्टिकल 4 जो कि हमें बताता है डीपीएसपी के बारे में। वो था आर्टिकल हमारा कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक। उसके बाद हमने पार्ट 4A देखा था जो कि बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि था आर्टिकल 51A। तो इतने सारे आर्टिकल्स तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका फंडामेंटल राइट था, जो हमने एक वीडियो अलग से बना हुआ है फंडामेंटल राइट पे, ये सब आप लोग पहले देख लेना। अब बाकी इनको छोड़कर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई एम श्योर कि इसके बाहर आपको एग्जाम में देखने को, किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा इस आर्टिकल्स जो भी मैं बताऊंगी उसके बाहर। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आप एक बार दिमाग में ध्यान से रख लो कि जितने भी मैंने आर्टिकल अभी यहाँ पे फ्रेम किया है ना, जो भी मैंने आपको अभी आप देखोगे तो सब कुछ ऐसा एक लाइन से नहीं, जैसे कि 52, 53 ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अरेंज किया है जैसे कि आपको याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब जो कि आप एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा आर्टिकल टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में ना, हमारा तो पहले जब भी बना था तो 395 आर्टिकल्स थे। अभी तो 470 अप्रॉक्स आर्टिकल्स हो चुके हैं अमेंडमेंट कर करके, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि हमारे आर्टिकल्स क्या क्या है। सबसे पहला, हमारे कंट्री में हमारे को एक प्रेसिडेंट चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट के बारे में कौन बताता है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 52। फिर आर्टिकल 63 हमें बताता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि हमारे कंट्री में एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। और आर्टिकल 74 बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। फाइन। तो अब देखो, अब आप बोलोगे एक लाइन से क्यों नहीं है, तो मैंने आपको बताया था ना कि एक तरह एक प्लेस पर ये अरेंज किया हुआ है। तो अब देखो, अगर 52 में अगर आप +11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 63। तो 63 हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट। अब आप 63 में +11 कर दो तो कितना हो जाएगा, 74। तो फिर हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो यहाँ से 3 आर्टिकल तो क्लियर हो गया। 52 इज प्रेसिडेंट एंड 63 आगे, अब अगर 11 आगे बढ़ते तो फिर क्या हो जाएगा, 63 कितना हो जाएगा हमारा, 63 हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। फिर 11 ऐड कर दो तो 74 क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। 3 आर्टिकल लॉक कर दो। फाइन। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या हमने पहले यहाँ पे हम लोग देख लिया, 52 तो प्रेसिडेंट था, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पर आर्टिकल्स है जो कि बस प्रेसिडेंट के बारे में ही बता रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, 52 क्या था हमारा, प्रेसिडेंट था। 53 अब हमको क्या बताता है, 53 हमें बताता है कि यूनियन और पावर ऑफ यूनियन, मीन्स कि प्रेसिडेंट के पास में पावर होगी, किसकी, यूनियन की शक्तियां होंगी, मतलब कि देश को चलाने की शक्तियां होंगी प्रेसिडेंट के पास में। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है, 53। नाउ आर्टिकल 54 ये हमें बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड होगा, सेलेक्टेड नहीं होगा। मतलब कि हम किसी को भी उठा करके नहीं बैठा सकते प्रेसिडेंट के पोस्ट पे। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या होना जरूरी है, इलेक्शन होना इज कंपल्सरी। ओके, तो ये आर्टिकल 54 बताता है। नाउ आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 बताता है इलेक्शन प्रोसीजर, मतलब कि इलेक्शन का जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो हमें दिखने को मिलेगा आर्टिकल 54 में, जिससे कि हमें हमारा प्रेसिडेंट मिलेगा। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा
उसका तरीका क्या होगा वो हमें आर्टिकल 54 में बताया गया है। फिर देखते हैं हम लोग आर्टिकल 56, वो बताता है ऑफिस टर्म के बारे में। ऑफिस टर्म ऑफ किसका, प्रेसिडेंट का। तो ये कितना होता है हमारा 5 ईयर्स होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का टेन्योर होता है एक प्रेसिडेंट का ऑफ इंडिया। फाइन। और एक बात और ध्यान रखना कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो कितने बार भी आप आ सकते हो, इलेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक अगर आदमी है तो वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वो जितने बार इलेक्शन जीतेंगे उतने बार वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन आप अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में मैक्सिमम 2 टाइम प्रेसिडेंट बन सकते हैं और उसका टेन्योर कितना होता है, 4 ईयर्स ही होता है। ओके, 4 साल का ही टेन्योर होता है और 2 बार से ज़्यादा आप नहीं बन सकते हो अमेरिका में प्रेसिडेंट। फाइन। नाउ आर्टिकल 57 ये हमें बताता है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन। मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि एक अगर आदमी है तो वो दोबारा भी इलेक्ट हो सकता है और इलेक्ट होकर के प्रेसिडेंट बन सकता है। ये किसमें बताया गया है, आर्टिकल 57 में बताया गया है। नाउ आर्टिकल 58 क्या बताता है हमारा कि क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। तो सबसे पहला तो क्या होगा हमारा, पहला आप थोड़ा सा देख लो सिंपल में कि प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना उसको बहुत ज़रूरी है। जो भी बंदा है या बंदी है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना इज़ वेरी वेरी कंपलसरी। और एक और क्या, 35 ईयर्स होना चाहिए। उनके कितने साल होने चाहिए, 35 ईयर्स। दूसरा क्या होगा आपका कि एलिजिबल वो होने चाहिए ऑफ टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर होने के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि दे शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो गवर्नमेंट जॉब कोई भी कहीं पे भी सेंटर में या स्टेट में नहीं कर रहा होना चाहिए वो व्यक्ति। तो यहाँ पे फिर आगे का नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं। आर्टिकल क्या है, 59। आर्टिकल 59 बताता है हमें नेचर ऑफ ऑफिस। मतलब कि क्या कि प्रेसिडेंट किस तरीके से कार्य कर सकता है वो बताता है हमारा आर्टिकल 59। नाउ आर्टिकल 60 ये बताता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि जो ओथ होगा, जो प्रेसिडेंट ओथ लेंगे वो क्या ओथ लेंगे, वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। अब आप एक बात बताओ कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता कौन है। तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर ये नहीं रहे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये आपको प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। नाउ आर्टिकल 61 हमें बताता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना है उसके पोस्ट से तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट करना पड़ेगा, मतलब महाभियोग करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट मीन्स व्हाट, महाभियोग। और ये एक बात आप ध्यान रखो, इम्पीचमेंट बस प्रेसिडेंट का होता है, गवर्नर या फिर और किसी भी पोस्ट के लिए नहीं होता है। ये बस इम्पीचमेंट किसके लिए होता है, प्रेसिडेंट के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइन, आर्टिकल 61 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ आर्टिकल 62 हमें बताता है ऑफिस फिलर टाइम। मतलब कि मानकर चलो कि अगर कोई प्रेसिडेंट है, अब अगर उसकी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, उनकी डेथ हो जा रही है या फिर वो रिजाइन कर देते तो वो प्लेस तो वैकेंट हो गया। तो ये प्लेस कितने दिन तक वैकेंट रह सकता है, ये जो प्रेसिडेंट का प्लेस है वो कितने दिन, ये बताया गया 62 आर्टिकल में। तो वो कितने दिन तक वैकेंट रह सकता है, 6 मंथ्स तक, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक वैकेंट रह सकता है। फाइन। तो अगर अगर मानकर चलो कि प्रेसिडेंट का प्लेस वैकेंट है तो उस टाइम में वहाँ पे कौन आ जाएंगे, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे। फाइन। तो ये होता है, ये मैक्सिमम 6 मंथ तक ही खाली रह सकता है और इसी टेन्योर में क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रेसिडेंट के लिए आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको आर्टिकल 62 बताता है। नाउ आर्टिकल 143 क्या बताता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सके इतना ये पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, 143। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग क्या, प्रेसिडेंट। तो अभी तो मैं आपको बस टॉपिक बताऊंगी, बाद में जब भी हम लोग का आर्टिकल्स खत्म होगा ना तो मैंने आपको बताया कि एडवांस वाले लेक्चर में हम लोग करने वाले सबके बारे में डिटेलिंग। फाइन, हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ने वाले हैं, प्रेसिडेंट के बारे में सारी डिटेलिंग देखेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ बाद में जाकर के हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। बस यहाँ पर हम लोगों को हेडिंग देखना है, टॉपिक की कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है, और बाकी जो बेसिक पॉइंट होंगे वो मैं क्लियर कराते चलूँगी। फाइन। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 63।
तो आर्टिकल 63 हमें बताता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 52 क्या था, प्रेसिडेंट। अब इसमें 11 ऐड कर दो तो 63 हो जाएगा, तो वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो हमारा आर्टिकल 63 इज अबाउट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि हमारे कंट्री को, हमारे देश को एक वाइस प्रेसिडेंट होना इज कंपलसरी। ठीक है। नाउ आर्टिकल 66 ये बताता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि अब क्या प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो रहे थे और अब वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होंगे। इनको किसी को भी उठा करके हम लोग नहीं बना सकते कि आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। फाइन, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इलेक्शन कराना पड़ेगा। सबसे पहले हमने देखा था आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट था और आर्टिकल 54 वाज अबाउट क्या, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि इसमें अगर आप 2 ऐड कर दो ना तो फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता था। ठीक है, फाइन। अब देखो, अब 63 में आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा 66, तब यहाँ पर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ से 2 बातें क्लियर हो गई। 52 अगर प्रेसिडेंट है तो इसमें 2 ऐड कर दो, 54 2 ऐड करना है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको ये इलेक्शन हो जाएगा ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब 63 है, 63 क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, तो इसमें 3 ऐड कर दो तो 66 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सब सारी छोटी छोटी सी ट्रिक है जो कि आप अपने दिमाग में, माइंड में थोड़ा सेट कर सकते हो। ऐसे रटोगे तो याद तो नहीं होने वाला है, तो छोटी छोटी बातें जो कि आप रिलेट करोगे ना तो दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो अभी हमने देखा 63 इज अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, प्लस 3 कर दो तो कितना हो गया 66, तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, नाउ आर्टिकल 72 हमें बताता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। मतलब कि नाउ अब हम लोग पहले 2 आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो 72 क्या है आर्टिकल, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, और फिर आर्टिकल 161 बताता है हमें पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। तो ये दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। फाइन, मतलब अभी मैंने बताया ना, रिलेट करना है आपको। अभी आप 72 ऐसा रट्टा मारोगे, फिर कहीं और जाओगे, आगे बढ़ोगे, तब जाकर के 161 पढ़ोगे, तो उससे बेटर नहीं कि एक साथ इसको दिमाग में फीड करो 72 को और 161 को। 72 बताता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, आर्टिकल 161 बताता है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। अब देखते हैं हम लोग इसका मतलब क्या होता है। मतलब कि अगर जो हमारी जुडिशरी होती है ना, न्यायपालिका जो होती है, उनका क्या काम होता है कि वो सज़ा देती है, सही गलत उस पर न्याय वो देती हैं। तो फिर अगर किसी ने, जुडिशरी ने बोला है, किसी को सज़ा दिया है, और तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में इतनी पावर होती है कि वो सज़ा को वो कम कर सकते हैं। अगर मान के चलो 10 साल की सज़ा है ना, तो उसको कम करके 5 साल 3 साल ऐसा कर सकते हैं। तो ये पावर किसको दिया गया, प्रेसिडेंट को दिया गया और गवर्नर को दिया गया। फाइन, या फिर अगर डेथ पेनल्टी दिया गया है किसी इंसान को, तो फिर उसको भी प्रेसिडेंट या गवर्नर क्या कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं, उसको भी माफ कर सकते हैं। तो इतना पावर है प्रेसिडेंट के पास में। फाइन, तो आर्टिकल कौन कौन से, 72 और 161 के तहत। फाइन, तो ये समझ में आ गई होगी आपको बात। नाउ आर्टिकल 76 और आर्टिकल 165 ये दोनों हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। क्यों, देखो, तो अब इसमें भी कुछ तो रिलेशन होगा ही। आर्टिकल 76 बताता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, और आर्टिकल 165 बताता है एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट के बारे में। अब अटॉर्नी जनरल क्या, अटॉर्नी जनरल मीन्स महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल मीन्स महाधिवक्ता। अब अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये होता है लीगल एडवाइजर ऑफ सेंटर गवर्नमेंट। जो सेंटर गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर है, उसका लीगल गवर्नमेंट कौन होगा, तो अटॉर्नी, लीगल एडवाइजर कौन होगा, तो अटॉर्नी जनरल होगा। फाइन, मतलब कि अगर सेंटर लेवल पे अगर गवर्नमेंट को कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए होगी तो फिर वो किससे लेगी, अटॉर्नी जनरल से। अब अगर स्टेट लेवल पे अगर आप देखोगे तो यही काम स्टेट लेवल पे कौन करता है, एडवोकेट जनरल करता है। स्टेट लेवल पे स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसको अगर एडवाइस की जरूरत पड़ेगी तो वो किससे लेगी, एडवोकेट जनरल से। फाइन, तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। सेंटर में अटॉर्नी जनरल और स्टेट में एडवोकेट जनरल, दोनों का काम एक ही है, पर एक का काम क्या है, सेंटर पे है, एक का काम क्या है, स्टेट लेवल पे है। तो अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो अटॉर्नी जनरल को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। फाइन, तो यहाँ से ये बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग 3 आर्टिकल एक साथ पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 एंड आर्टिकल 81। तो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, आर्टिकल 79 बोलता है कि एक हमारा क्या होना चाहिए, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे आप कंपोजिशन कर लेना। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट होना बहुत ज़रूरी है।
और फिर आर्टिकल 80 बताता है कि हमारे को एक राज्यसभा चाहिए, और आर्टिकल 81 बताता है कि हमें क्या चाहिए, लोकसभा चाहिए। ओके, जैसे कि ये पार्लियामेंट है, यहाँ पे 2 हाउस, आपको तो इतनी बातें तो क्लियर होंगी पहले से कि एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा। तो ये जो बड़ा वाला है पूरा का पूरा पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये बताता है 79 आर्टिकल, और कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा बताता है 80, और कंपोजिशन ऑफ लोकसभा बताता है 81। फाइन, तो ये हमने 3 आर्टिकल और यहाँ से क्लियर कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 93, 100 एंड 105। आर्टिकल 93 बोलता है हमें द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब कि लोकसभा में एक स्पीकर और एक डिप्यूटी स्पीकर होंगे। वो कौन सा बताता है, आर्टिकल 93। एंड आर्टिकल 100 बताता है हमें वोटिंग इन हाउसेस, मतलब कि जो हाउसेस है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें वोटिंग के प्रोसेस को कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 100। एंड आर्टिकल 105 बताता है स्पेशल पावर्स टू एमपी, मतलब कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स क्या, मतलब कि जो हमारा पार्लियामेंट है इसमें लोकसभा है और राज्यसभा है, तो इसमें जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी लोग होंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके उसको हम लोग एमपी बोलते हैं। मतलब पार्लियामेंट में जितने लोग भी बैठे हुए होंगे लोकसभा के चेंबर में और राज्यसभा के चेंबर में, उनको हम क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बस ऐसा नहीं कि बस लोकसभा वाले को हम लोग एमपी बोलेंगे या बस राज्यसभा, दोनों को मिलाकर जितने भी होंगे, जो भी होंगे, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। तो एमपी को कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं, वो कौन सा आर्टिकल में, 105 में है। फाइन, नाउ अब देखते हैं हम लोग 3 और आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट 108, फिर आप 110 और उसके बाद 112। 108 हमें बताता है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, 110 बताता है मनी बिल, 112 बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखते हैं हम लोग ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी बस ओवरऑल देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे कि क्या होती है चीज़ें, फिर बाद में हम लोग हर टॉपिक के बारे में डिटेलिंग देखेंगे। तो बाद में हम लोग देखेंगे कि ज्वाइंट सिटिंग क्या है, उसके लिए अलग ही लेक्चर होगा, और मनी बिल क्या है, ये सब हम लोग अलग लेक्चर में देखेंगे। पर आपको मैं अभी थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ। तो ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, मानकर चलो कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। और इसको बुलाने के लिए पावर, इसको कौन बुलाता है, ये पावर किसके पास पे, तो ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट calls for a joint sitting। ओके, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकती है। एक पॉइंट हमने यहाँ से देख लिया। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ज्वाइंट सिटिंग क्या है, तो जब भी लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाता है तो उसको हम लोग ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। तो ये वर्ड से ही पता चला है, ज्वाइंट सिटिंग मतलब दोनों को एक साथ मिलकर के बैठे हुए हैं। फाइन, दूसरा पॉइंट कि कौन बुला सकता है, ये पावर किसके पास है ज्वाइंट सिटिंग बुलाने के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास है। तो और तीसरा पॉइंट कि इसको प्रिसाइड कौन करता है, इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। स्पीकर उसको, स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको प्रिसाइड करता है। फाइन, तो ये हमने देख लिया ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, जो कि आर्टिकल 108 में। नाउ आर्टिकल 110 ये बताता है मनी बिल के बारे में। मनी बिल अब क्या है, अब हम लोग मनी बिल के बारे में भी समझेंगे कि क्या होता है मनी बिल। सबसे पहला तो क्या मनी बिल है, ये कौन बताता है, ये हमें बताता है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं। तो ये मनी बिल के बारे में हम लोग बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटेलिंग में, एक एक पॉइंट हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो बस अभी आप इतना याद रखो कि 110 आर्टिकल क्या बताता है, मनी बिल के बारे में। अब आर्टिकल 112 आर्टिकल बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि बजट। हमारा जो बजट है वो किस में बताया गया, आर्टिकल 112 में बताया गया। एक बात आपको याद रखना, ये जो बजट वर्ड है ना, ये तो हम लोग बस आमतौर के भाषा में बोल देते हैं, पर ये बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो बजट के प्लेस पे कौन सा वर्ड है हमारा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा बजट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में। फाइन, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से 3 आर्टिकल्स और क्लियर हो गए। अब नाउ हम लोग अब 2 और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखने वाले हैं, जो कि आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213। तो 123 क्या बताता है आर्टिकल, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स व्हाट, अध्यादेश। ऑर्डिनेंस मीन्स क्या होता है, अध्यादेश। मतलब कि मानकर चलो अगर आपको अगर हमें कोई भी बिल पास कराना होता है तो वो बिल कहाँ से पास होती है, वो पार्लियामेंट से पास होती है। फाइन,
पार्लियामेंट से ये बिल पास होती है। लेकिन अब मान कर चलो पार्लियामेंट में अगर लोकसभा और राज्यसभा होती है तभी तो आप बिल पास करवाओगे, लेकिन अगर वो मतलब कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अभी लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है और अभी इमरजेंसी आ गई है, फाइन, और अभी कोई ऐसी लॉ है जो कि मतलब बनना इज बहुत ज़्यादा कंपलसरी हमारे देश के लिए, अभी कोई लॉ बनाना, कोई बिल पास करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं ना, ऑर्डिनेंस, फिर अध्यादेश होता है, अध्यादेश जारी होता है, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है हमारे कंट्री में, फाइन। तो उसका मतलब उसके दौरान वो प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होता है कि वो बिल पास करवाए खुद से और फिर वो उसको लॉ बना दिया जाता है, और उस लॉ का वही उतना ही वो पावरफुल होता है, जबकि अगर ये पार्लियामेंट के तहत पास होने पे उस लॉ का जितना इम्पोर्टेंस होता है ना, तो वही इम्पोर्टेंस ये प्रेसिडेंट के द्वारा भी ऑर्डिनेंस के तहत जो वो बनाते हैं लॉ, उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो ऑर्डिनेंस हम लोग इसको ही बोलते हैं, अध्यादेश पास कराना। तो आपसे सिंपल पूछेगा आर्टिकल 123 किसके बारे में है, तो ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, और यही अगर स्टेट में कुछ करना है तो स्टेट में कौन करेंगे, तो गवर्नर करेंगे, फाइन। तो वो कौन सा आर्टिकल के तहत, 213 के तहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको ये 3 और ये 2। नाउ अब हम लोग देखते हैं, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 124 बोलता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि हमारे कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट होना ज़रूरी है, और आर्टिकल 214 बोलता है हाई कोर्ट के बारे में कि एक हाई कोर्ट भी होना ज़रूरी है। नाउ आर्टिकल 148 बताता है CAG के बारे में, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका क्या काम होता है कि जितना भी देश में हमारे ऑडिट होंगे तो ये कौन देखेंगे, तो फिर कैग देखते हैं। अब देखते हैं 149, अब 148 कैग के बारे में, तो 149 किसके बारे में हो जाएगा, ड्यूटी एंड पावर ऑफ द कैग, मतलब कि क्या क्या ड्यूटी होंगी कैग के और फिर उसके क्या क्या पावर होंगे, वो हमें 148 आर्टिकल में पता चलता है। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 248 बताता है अबाउट द रेसिडुअल पावर। अब रेसिडुअल पावर क्या है, रेसिडुअल पावर ये होता है कि मानकर चलो कुछ हमारे को क्या है, कुछ यूनियन लिस्ट है, कुछ पावर आपको दी गई है स्टेट लिस्ट में, कुछ दी गई है कॉन्करेंट में, मतलब कि कुछ पावर होती है ना जो कि बस यूनियन के पास में, कुछ पावर है कि बस स्टेट के पास में, कुछ है जो कि यूनियन और स्टेट दोनों के पास में, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। लेकिन ऐसी पावर जो कि ना ही आपको यूनियन के पास में है, ना ही आपको स्टेट लिस्ट में है और ना ही आपको कंकरेंट लिस्ट में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडुअल पावर, मतलब जो बचा हुआ है वो रेसिडुअल पावर। तो इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, 248 के में क्या बताया गया हमें रेसिडुअल पावर के बारे में। नाउ आर्टिकल 267 बताता है द प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि आकस्मिकता निधि। इसका मतलब कंटिजेंसी फंड मीन्स व्हाट, आकस्मिकता निधि, इसके बारे में कौन से आर्टिकल में, 267। अब कंटिजेंसी फंड क्या होता है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है ना, मानकर चलो कि सरकार है, सरकार के पास में एक गुल्लक है, उसमें ढेर सारा पैसा है, और वो कि मतलब आप गुल्लक घर में कब रखते हो, जब भी इमरजेंसी आती है तभी जा करके आप गुल्लक पे हाथ लगाते हो ना कि नहीं अब इसका टाइम आ गया, अब इसको थोड़ा फोड़ना पड़ेगा, फाइन। तो वो आपको इमरजेंसी के टाइम में काम आने वाली चीज़ है। तो वैसे सरकार के पास में भी हमारा एक गुल्लक है जो कि कौन से, क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं, कंटिजेंसी फंड बोल सकते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ रही है, हमारे देश को ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप जा करके कंटिजेंसी फंड से पैसे ले सकते हो, फाइन। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये कौन से आर्टिकल में, 267 में है। नाउ आर्टिकल 280 बताता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, मतलब वित्त आयोग के बारे में। अब फाइनेंस कमीशन क्या करता है, इट डिफाइंस द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, मतलब कि सेंटर स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल रिलेशन है, वो कौन डिस्क्राइब करता है, वो बताता है आपको फाइनेंस कमीशन। मतलब हमारे देश में एक फाइनेंस कमीशन भी होगा, वो कौन सा आर्टिकल में है, 280 हमें बताता है, फाइन। तो यहाँ तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो देख लिया, कुछ और आर्टिकल्स है जो हम लोग आगे देखते हैं, ओके। नाउ अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में क्या बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में, मतलब कि हमारे कंट्री में एक इलेक्शन कमीशन होगा जो कि इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि हमारे कंट्री में जो इलेक्शंस होंगे वो कौन कंडक्ट करवाएगा, तो इलेक्शन कमीशन करवाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 324, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 क्या बोलता है? नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब यहाँ पर सिंपल से ये बताया जा रहा है, इलेक्टोरल रोल मीन्स क्या? सिंपल भाषा में हम लोग इसको बोल सकते हैं ना, वोटर लिस्ट। फाइन, मतलब कि वोटर लिस्ट में उन लोगों को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्या, रिलीजन, धर्म और सेक्स और कास्ट और रेस के आधार पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि तुम वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है तो तुम एलिजिबल नहीं हो। उन लोगों को हम लोग हटा नहीं सकते हैं। फाइन, तो ये हमारा आर्टिकल 325 बताता है। अब हमारा है आर्टिकल 326। ये बोलता है इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। इसका मतलब क्या होता है? अडल्ट सफरेज मीन्स कि प्लस 18 ईयर से जो नीचे के होंगे वो वोट नहीं कर सकते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और 18 ईयर्स के जो एबव होंगे, 18 या 18 ईयर्स के एबव, वही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल एडल्ट सफरेज का मतलब यही हो गया। फाइन, तो ये क्या बताता है? अडल्ट सफरेज कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 326। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे तीन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है। पहला है हमारा आर्टिकल 352 हमें बताता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब नेशनल इमरजेंसी हमारे कंट्री में अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार लग चुका है। सबसे पहला कब लगा था? 1962 में, 1968 तक ये लगा हुआ था। कब, कौन से, किस कारण था? रीजन क्या था? इंडो चाइना वॉर। दूसरा जो हमारा इमरजेंसी था वो लगा था 1971, और ये बाद में जाकर थर्ड नेशनल इमरजेंसी में इंक्लूड हो चुका था, जो कि एंड हुआ था कब? 1977 में। तो मेन इसका जो 1971 में जो नेशनल इमरजेंसी लगा था उसका मेन रीजन क्या था? इंडिया और पाकिस्तान का वॉर। और तीसरा इमरजेंसी जो था हमारा वो लगा था 1975 में। ये एक्चुअली इंदिरा गांधी के कारण हुआ था, उन्होंने इमरजेंसी लगाया था 1977 तक। तो ये जो सेकेंड इमरजेंसी है वो थर्ड इमरजेंसी में मर्ज होकर के 1977 में एंड हुआ। फाइन, ये मेन इंदिरा गांधी, आपको एकदम याद रखना है इंदिरा गांधी इससे, ठीक है? इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगाया था। फाइन, तो ये तीन इमरजेंसी आपको याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी हमारे कंट्री में कितनी बार लग चुका है? तो 3 बार, और ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ओके, अब एक और बात याद रखना है आपको कि नेशनल इमरजेंसी का मैक्सिमम टेन्योर क्या है, मतलब कब तक ये अगर हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो कब तक रहेगा। तो इसका कोई मैक्सिमम फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स टेन्योर नहीं कि कब तक ये एंड होगा, ये मैक्सिमम कितना भी टाइम ले सकता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 356। ये बताता है हमारे को स्टेट इमरजेंसी के बारे में। और एक बात याद रखना है कि स्टेट इमरजेंसी को हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं। ओके, अब इसका मैक्सिमम टेन्योर क्या है? 3 साल। 3 साल से ज़्यादा हम लोग स्टेट इमरजेंसी नहीं लगा सकते। और अभी आप बताओगे, जैसे हमको पता है ना कि नेशनल इमरजेंसी कितने बार लग चुके हैं, तो 3 बार, और स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लग चुके हैं। फाइन, तो इसका तो कोई हिसाब ही नहीं, स्टेट इमरजेंसी हमेशा लगते रहते हैं, तो बहुत बारी लग चुके हैं। और इसका आपको अभी क्या है, ये मैक्सिमम कौन सा टेन्योर रहेगा? 3 साल तक मैक्सिमम हम लोग स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर एक बार अभी स्टेट में, किसी स्टेट में डिक्लेयर होता है स्टेट इमरजेंसी, तो मैक्सिमम 3 साल तक चल सकता है। ओके, अब आर्टिकल है हमारा 360। आर्टिकल 360 क्या बोलता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे कंट्री में एक बार भी नहीं लगा है। मतलब अभी हमारे कंट्री का, हमारे देश का ऐसा स्थिति खराब नहीं हुआ है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना पड़ जाए। फाइन, तो इसका मैक्सिमम टेन्योर क्या है? ये भी नॉट एप्लीकेबल है। मतलब कि अभी तक इसका मैक्सिमम टेन्योर फिक्स नहीं है, अगर लग गया तो ये कब तक चलेगा ये कोई नहीं बता सकता है। ओके, अब देखो इसको याद करने का ना सिंपल सा फॉर्मूला क्या है। आप सर्कल बनाते हो ना तो कितना डिग्री होता है? वो 360 डिग्री होता है। ओके, 360 डिग्री होता है। तो अब मान करके चलो ना, पैसे अगर जीरो हो गए, एकदम जीरो, कंट्री में ना पैसे जीरो अगर हो गए तो फिर क्या लग जाएगा? जब पैसे ही नहीं है तो क्या इमरजेंसी लग जाएगी? फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। मतलब 360 से आपको याद रखना है, जीरो से क्या है आपको याद रहेगा? 360, 360 डिग्री बनता है, तो 360 से आपको याद रखना है कि पैसे जीरो हो गए, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत आन पड़ी है हमारे देश को। तो 360 इससे याद रखिए। अब 360 से ना आप 4 पीछे आ जाओ, 356, तो इसमें आपको स्टेट इमरजेंसी हो जाएगा। फिर और 4 पीछे आ जाओ, 352, तो ये क्या हो जाएगा? नेशनल इमरजेंसी। ओके, तो आगे क्या है हमारा? आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी।
आर्टिकल 75 हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ओके, आर्टिकल 164 हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मतलब कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनके अपॉइंटमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? 164। नाउ आर्टिकल 155 ये बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में। नाउ आर्टिकल 153 ये बताता है कि हमारे कंट्री में गवर्नर होना इज इंपॉर्टेंट। गवर्नर का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 153 में। ओके, अब हम लोग देखते हैं दो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। आर्टिकल 330 बताता है रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड लोकसभा, मतलब कि लोकसभा जो होगा हमारा, जो पार्लियामेंट होता है उसमें दो हाउसेस होते हैं ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा में रिजर्वेशन SC और ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होगी सीट। तो ये कौन सा आर्टिकल में बताता है? मतलब आर्टिकल ये आपको है 330। रिजर्वेशन मीन्स आरक्षण, SC ST का आरक्षण है लोकसभा में, ये आर्टिकल 330 बताता है। नाउ आर्टिकल 332 ये बताता है आपको रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट के जो हर स्टेट्स के अपने लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं तो वहां पे भी SC ST को आरक्षण दिया गया है। ओके, तो ये आर्टिकल 332 बताता है। नाउ आगे अब हम लोग देखते हैं, अब आर्टिकल हमारा 243। 243 क्या बताता है हमें? पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम के बारे में 243 मतलब आर्टिकल 243 बताता है कि हमारे कंट्री में पंचायती राज सिस्टम भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होगा। तो आर्टिकल 243 से हमें ये पता चलता है। नाउ आर्टिकल 137 बताता है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। Now article 368 very important। आर्टिकल 368 इज अबाउट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम में मतलब हमारे को आर्टिकल में एक अमेंडमेंट का भी आर्टिकल है, जिससे कि ये होता है कि अगर आगे चल करके हमारे को कंट्री में कुछ चेंजेस लाने होंगे, कुछ आर्टिकल्स में परिवर्तन लाने होंगे या कुछ नए आर्टिकल्स ऐड करने होंगे, तो हम लोग किसके तहत लेकर आते हैं? अमेंडमेंट के तहत, संशोधन के तहत। ओके, तो ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 हमें बताता है अमेंडमेंट के बारे में। नाउ आर्टिकल 312 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आर्टिकल 312 बताता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। अब ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है? हमारे कंट्री में टोटल कितने ऑल इंडिया सर्विसेज है? यहाँ से आप क्वेश्चन देख लो, 3, टोटल 3 हमारे कंट्री में ऑल इंडिया सर्विसेज है। पहला क्या है? IAS, दूसरा क्या है? IPS एंड तीसरा क्या है? IFOS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, ये 3 है। पहला ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकता है कि अब ये बताओ कि ऑल इंडिया, अगर नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना है तो इसके लिए पावर किसके पास है? इसके लिए पावर है हमारा राज्यसभा के पास में। राज्यसभा ही हमारा, अगर कोई नया, अगर हमको कंट्री में न्यू ऑल इंडिया सर्विस चाहिए तो वो कौन बनाएगा? ये पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास में। नाउ आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 बताता है पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब UPSC। UPSC के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? 315। नेक्स्ट इज आर्टिकल 343। ये बताता है कि हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा? तो हिंदी होगा। कौन से स्क्रिप्ट में? तो देवनागरी स्क्रिप्ट में। ओके, नाउ आर्टिकल 340 ये बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब कि एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किसी एक कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो किस चीज़ के लिए? तो जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनके इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए, उनके कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक हम लोग को क्या चाहिए? कमीशन बैठाने का वो प्रावधान है आर्टिकल 340 में। ओके, तो अभी तक हमने देखा सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी, और बाकी जो भी अभी टॉपिक्स हैं डेप्थ में हम लोग देखेंगे कि ज्वाइंट सिटिंग क्या है, मनी बिल क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ये हमारा अलग से लेक्चर होगा और एक छोटा वीडियो का शॉर्ट वीडियोस होंगे जिसमें कि हर एक टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा। फाइन, तो hope you guys like the video. Do like, share and subscribe and do not forget to hit the bell icon ताकि आपको आगे के notifications मिलते रहें। And thank you.